नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 3 में। इस कोर्स का नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, एर्गोडिक कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, साइनेंस कैपेसिटी के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि विदाउट पावर अडेप्टेशन आपकी जो ट्रांसमीटर सीएसआई के साथ और रिसीवर सीएसआई की जो कैपेसिटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ कैपेसिटी विद व्हेन ओनली रिसीवर हैज द सीएसआई। और विद पावर एडेप्टेशन देखा, अगर हमने पावर कंस्ट्रेंट मेंटेन किया है तो हम कैपेसिटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार में और आज पढ़ते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि विद पावर एडेप्टेशन विद पावर कंस्ट्रेंट ये कैपेसिटी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि हर एक चैनल स्टेट्स पे आप डिफरेंट पावर एलोकेट करोगे लेकिन टोटल पावर कंस्ट्रेंट आप मेंटेन करोगे। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो और तब कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने की प्रयत्न करते हो, तो अगर मैं मैक्सिमाइज करने का प्रयत्न करूं फॉर अ गिवन पावर एलोकेशन, अगर मैं कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने का प्रयत्न करूं फॉर अ गिवन पावर एलोकेशन व्हाइल मेंटेनिंग अ टोटल पावर कंस्ट्रेंट P, अगर मैं कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करूं तो ये इस तरह का सॉल्यूशन बनता है। तो कैपेसिटी विद ट्रांसमिट पावर एडेप्टेशन विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर आप देखोगे हर एक एसएनआर पे मैं टोटल पावर एलोकेट कर रहा हूं व्हाइल मेंटेनिंग अ टोटल पावर कंस्ट्रेंट ऑफ P मल्टीप्लाइड बाय द PDF ऑफ दैट स्पेसिफिक एसएनआर। तो इसकी बेसिस पे हम टोटल पावर एलोकेशन करते हैं और इसके बेसिस पे हम कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। और अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करूं, इसको P gamma y P इनटू बेस्ड ऑन दिस 3.8, तो टोटल पावर ऑप्टिमल पावर एलोकेशन जो बन के आता है, जो मैक्सिमाइज करता है कैपेसिटी 3.9 पे, वो इस फॉर्म में रहता है। P gamma by P जो ये पावर एलोकेशन फॉर अ डिफरेंट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एसएनआर, एक एसएनआर पे आप कितना पावर दे रहे हैं वो ये बताता है, डिवाइडेड बाय टोटल पावर कंस्ट्रेंट P इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा फॉर गामा ग्रेटर देन और इक्वल टू गामा 0 फॉर गामा इक्वल टू गामा 0। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है 3.10। बेसिकली ये बताता है फॉर अ गिवन एसएनआर, कोई भी एसएनआर के लिए गामा, आप उसको इतना ही पावर एलोकेट करेंगे। जैसे ही आपकी जो एसएनआर की वैल्यू है वो एक थ्रेशोल्ड से कम हो गई, तब वो एसएनआर पे आप कोई पावर एलोकेट नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया था कि आपके एक फिक्स रिसोर्सेस है, अब रिसोर्सेस को आप जुडिशियसली एलोकेट कर रहे हो ताकि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो बेसिकली इसका मतलब ये, कुछ जगह पे आप कुछ रिसोर्स एलोकेट नहीं करोगे, लेकिन जो बची हुई रिसोर्सेस आप इस तरह से एलोकेट करोगे ताकि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो सेम चीज यहां दिख रही है हमें। अगर हमें कैपेसिटी मैक्सिमाइज करना है तो कुछ एसएनआर पे, जो एसएनआर वीक है, काफी वीक है, उस पर हम कोई पावर एलोकेट नहीं करेंगे और जो बची हुई पावर, जितनी बाद बाकी बची हुई पावर है उसे अलग अलग एसएनआर पे एलोकेट करेंगे। और वो एलोकेशन कैसे होगा, जितनी ज्यादा एसएनआर की वैल्यू उतना ज्यादा उसे पावर मिलेगा। इसका मतलब ये, जो रिसोर्स इज द बेस्ट परफॉर्मिंग रिसोर्स, आई विल एलोकेट मोर पावर टू दैट स्पेसिफिक रिसोर्स। यू गॉट इट। तो जो एसएनआर बेस्ट परफॉर्मिंग एसएनआर है उससे मैं सबसे ज्यादा पावर एलोकेट करूंगा। एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ रिजल्ट है। इसमें यह बताता है कि बेसिकली जो एसएनआर सबसे ज्यादा है उसे ज्यादा पावर मिलेगा, जो एसएनआर सबसे कम है उसे कुछ पावर नहीं मिलेगा। अगर आपको कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी है तो यही एक तरीका है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर आप समझ रहे हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। बेसिकली ये बताता है कि जो एसएनआर बहुत अच्छा है उसे ज़्यादा पावर मिलेगा, जो एसएनआर एक थ्रेशोल्ड से कम है उसे कुछ पावर नहीं मिलेगा। और अगर आप ये 3.10 को प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो इस तरह का कुछ दिखता है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा उससे। अगर मैं इक्वेशन 3.10 को 3.9 में सब्स्टिट्यूट करूं तो हमें ऑप्टिमल कैपेसिटी की वैल्यू इस तरह से मिलती है, C इज इक्वल टू गामा 0 टू B, बिकॉज जो भी गामा 0 से कम है उस पर कोई पावर एलोकेशन नहीं हो रहा है। गामा 0 टू B लॉग टू गामा बाय गामा 0 P ऑफ गामा इनटू D गामा। तो इसके बेसिस पे मैं जो मैक्सिमम कैपेसिटी है फॉर अ गिवन पावर एलोकेशन मैं निकाल सकता हूं। तो द ऑप्टिमल कैपेसिटी, दिस इज द इक्वेशन, वो ये इक्वेशन है ऑप्टिमल कैपेसिटी का। तो ये इक्वेशन है ऑप्टिमल कैपेसिटी का। ये बताता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आप कितनी ऑप्ट इन कर सकते हो फॉर अ गिवन एसएनआर
and the power allocation is happening based on the total power constraint, और उसके बेसिस पे आप कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने का प्रयत्न कर रहे हो। वेयर गामा जीरो जो है वो एक कांस्टेंट है और वो न्यूमेरिकली इवैल्यूएट की जाती है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली इवैल्यूएट की जाती है। तो हमने ये लास्ट के 2 स्लाइड्स काफी महत्वपूर्ण स्लाइड्स है। इस पे हमने पहले एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया कि आप कैपेसिटी को किससे कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो जब ट्रांसमीटर के पास CSI है और वो पावर एडेप्टेशन करना चाहता है। जब वो पावर एडेप्टेशन करना चाहता है तो इसमें यह बताया गया है कि अगर वो पावर एडेप्टेशन करना चाहता है तो SNR जो बहुत अच्छे हैं उसे ज़्यादा पावर मिलेगा, और जो SNR बहुत वीक है और थ्रेशोल्ड से कम है उसे कुछ पावर नहीं मिलेगा। अब अगर आपने इस तरह का एलोकेशन किया तो आप कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कैपेसिटी की आएगी वो इक्वेशन 3.11 के जरिए आप निकाल सकते हैं। और हम मैक्सिमम कैपेसिटी किस तरह से निकालेंगे कि हमें इक्वेशन 3.8 से टोटल पावर कंस्ट्रेंट पता है, इस पर अगर हमने 3.10 सब्स्टिट्यूट किया तो उसके बेसिस पे हम थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 3.8 और 3.10 का प्रयोग करके हम ये गामा जीरो का थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये टोटल पावर कंस्ट्रेंट जो हमने 3.8 में देखा था उस पे हमने 3.10 सब्स्टिट्यूट किया, उसके बेसिस पे हमें ये मिलेगा। और अगर हमने इसको सॉल्व किया, ये जो पार्ट है इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिल जाएगा 1/γ0 - 1/γ p gamma dy less than or equal to 1. The threshold should satisfy below condition, otherwise there would be an inconsistency and we need to redo the calculation by omitting the weakest link. तो threshold जो है वो हमेशा आपकी जो वीकेस्ट लिंक है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर वो थ्रेशोल्ड वीकेस्ट लिंक से कम है तो वीकेस्ट लिंक में कोई पावर एलोकेशन नहीं होता है, फिर आपको थ्रेशोल्ड का वापस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो जैसे मैंने वाटर फिलिंग के बारे में बताया, मैं वाटर फिलिंग को एक पिक्टोरियली दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो इसमें अगर आप देखोगे जितना ज़्यादा आपका SNR की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा आपके SNR की वैल्यू होगी उतना ही डेप्थ होगा ये, अगर आप इसको टब के फॉर्म में देखते हो उतना ही डेप्थ होगा इस टब का। तो बेसिकली इसलिए वाटर फिलिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि जो SNR सबसे ज़्यादा है उसकी डेप्थ उतनी होगी और उसमें उतना ही पावर एलोकेशन होगा एक थ्रेशोल्ड गामा जीरो तक। जैसे जैसे आपकी SNR वैल्यू कम हो रही है, जैसे यहां पर SNR यहां से यहां डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ गामा, जैसे जैसे आपकी SNR कम हो रही है, कुछ चैनल स्टेट्स में SNR कम हो रही है, जैसे SNR आपकी गामा थ्रेशोल्ड से आगे चली गई तो यहां कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा, वो SNR को हम जस्ट इग्नोर करेंगे, वहां कोई पावर एलोकेशन नहीं कर देंगे। और जितनी ज्यादा बड़ी SNR की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा आपको पावर मिलेगी। अगर आप देखोगे जितनी ज्यादा SNR की वैल्यू होगी तो 1/γ, जितनी ज्यादा आपके SNR की वैल्यू होगी तो 1/γ उतनी कम होगी और टब की डेप्थ उतनी ज्यादा होगी, यानी उसको इतनी ज्यादा पावर मिलेगी। और पावर किस रेशियो में मिलेगी? 1/γ माइनस 1/γ, इसके बेसिस पे उसे पावर मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बेसिकली ये बताता है, जैसे मैंने पहले बताया, जितनी ज्यादा आपकी गामा की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा डेप्थ होगी, उतनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी आपको पावर मिलेगी। और एक थ्रेशोल्ड के बाद जैसे आपकी गामा वैल्यू डिक्रीज हो रही है कुछ स्टेट्स में, अगर आपकी गामा की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो उस केस में कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा। तो मैक्सिमाइजिंग पावर एलोकेशन पॉलिसी इज वाटर फिलिंग। जैसे मैंने बताया वाटर फिलिंग लुक्स लाइक अ टब, ये टब की तरह दिखता है। अब एक टब में पानी भर रहे हो, पहले नीचे का स्थल भरता है उसके बाद ऊपर का स्थल भरता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके नीचे का स्थल का मतलब ये होता है कि जितना जरा आपके SNR होगी उतना डेप्थ में रहेगा, पहले उसको पावर मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे पावर एक ऊपर वीकेस्ट SNR तक मिलेगी, एक थ्रेशोल्ड तक। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 4 SNRs है, γ1, γ2, γ3, γ4, और γ1 की वैल्यू γ2 से ज्यादा है, γ2 की वैल्यू γ3 से ज्यादा है, γ3 की वैल्यू γ4 से ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पावर γ1 को मिलेगी, उसके बाद γ2 को मिलेगी, उसके बाद γ3 को मिलेगी, उसके बाद γ4 को मिलेगी, और तब तक मिलेगी अगर γ4 की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। जहां γ4 की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हुई, अगर केस में γ4 तो γ4 को कोई पावर नहीं मिलेगी, सिर्फ γ1, γ2 और γ3 को मिलेगी। अगर γ3 की भी वैल्यू
थ्रेशोल्ड से कम है तो गामा 3 को भी कोई पावर नहीं मिलेगी, सिर्फ गामा 1 और गामा 2 को मिलेगी। इस तरह से हम करते रहेंगे। गामा 2 की भी वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो गामा 2 को भी कोई पावर नहीं मिलेगी। तो ये है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर फिलिंग। जितना ज़्यादा आपका एसएनआर होगा उतना ज़्यादा उस चैनल स्टेट्स को, एसएनआर स्टेट को पावर मिलेगी। सो द अमाउंट ऑफ पावर एलोकेटेड फॉर गिवन गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1, जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया है वही चीज। द अमाउंट ऑफ वाटर बिटवीन द बॉटम ऑफ द बाउल, जैसे मैंने ये बाउल की तरह दिखता है, एक टब की तरह दिखता है, एंड द कांस्टेंट वाटर लाइन 1 अपॉन गामा 0, ये कांस्टेंट वाटर लाइन है और जितनी ज्यादा आपकी गामा की वैल्यू होगी उतनी डेप्थ होगी और उतना ज्यादा आपको पावर मिलेगा। द इंट्यूशन बिहाइंड वाटर फिलिंग, जैसे मैंने बताया इसका इंट्यूशन ये है कि एडवांटेजेस ऑफ गुड चैनल कंडीशन, अगर आपकी एसएनआर अच्छी है तो यानी आपकी चैनल कंडीशन अच्छी है, यानी अगर मैं ज्यादा पावर एलोकेट करूंगा उस चैनल कंडीशन पे, ऑब्वियस सी बात है मेरी कैपेसिटी ज्यादा होगी। एंड मोर पावर एंड हाइयर डेटा रेट्स इज सेंट ओवर द चैनल एज द चैनल क्वालिटी डिग्रेड्स, जैसे आपकी चैनल क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और आपकी जो एसएनआर की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है तो उस चैनल स्टेट पे पावर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पावर सॉर्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ पावर है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वाटर फिलिंग का। चलिए इसको पिक्टोरियल जैसे हमने समझा, उसको एक एक्चुअल ट्रांसमीटर चैनल और रिसीवर, यहाँ पर रिसीवर है और यहाँ पर बेसिकली चैनल एस्टिमेट्स किस तरह से होता है। पहले हमने एक केस देखा था जहाँ रिसीवर के पास CSI है तो रिसीवर के पास G ऑफ I की इंफॉर्मेशन है, और जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं ट्रांसमीटर के पास भी CSI है तो टिपिकली इस केस में ये होता है कि रिसीवर जो CSI एक फीडबैक के माध्यम से ट्रांसमीटर में भेजता है। तो ये एक फीडबैक लिंक है, जो यहाँ जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये एक फीडबैक लिंक है। तो रिसीवर जो है एक फीडबैक लिंक की मदद से ट्रांसमीटर में ये CSI भेजता है और ट्रांसमीटर उस फीडबैक लिंक की मदद से ट्रांसमीटर पावर एडाप्टेशन करता है। तो ये एक बेसिकली एक जो ट्रांसमीटर में इनकोडर है, पावर इनकोडर बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन वो इनकोड करता है ताकि आप रिसीवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर काफ़ी कम हो। ये चैनल स्टेट्स है जिसे हमने पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ GI, और ये नॉइज़ है, ये आपने ट्रांसमिट किया है, इस पर चैनल का इम्पैक्ट आ रहा है प्लस नॉइज़। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये आएगा G ऑफ I X ऑफ I प्लस N ऑफ I Y ऑफ I। क्योंकि G ऑफ I रिसीवर पे एस्टिमेट होता है पहले, फिर जो एस्टिमेशन है वो ट्रांसमीटर में फीडबैक लिंक के थ्रू द्वारा भेजा जाता है, फिर उसकी मदद से ट्रांसमीटर पावर एडेप्टेशन करता है। तो एक बहुत ही सिंपल पिक्टोरियल है जो दिखाता है कि आप ट्रांसमीटर पावर एडेप्टेशन किस तरह से करते हैं। चलिए एक बहुत न्यूमेरिकल करते हैं, जो हमने पहले भी इस न्यूमेरिकल को देख चुके हैं, बट इसमें हम लोग अब एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसमीटर के पास भी CSI है और ट्रांसमीटर के पास CSI होने की वजह से वो किस तरह से पावर एडेप्टेशन करके कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने का प्रयत्न करता है। तो एज्यूम द सेम चैनल, जैसे सेम चैनल जो हमने पहले देखे हैं वही एजम्पशन लिया है, और बैंडविड्थ उतनी ही है 30 किलोहर्ट्ज, और सेम SNR वैल्यूज अगर आपने पहले भी देखा होगा तो यही है 0.8333 फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा 1 0.1, गामा 2 की वैल्यू 83.33 विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा 2 0.5, और गामा 3 की वैल्यू 333.33 with probability of gamma 3 as 0.4. Find the ergodic capacity of this channel assuming, इसमें हम लोग assume कर रहे हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के पास CSI है और ट्रांसमीटर पावर एडाप्टेशन करना चाहता है। इसमें हम ये assume कर रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमल कैपेसिटी कितना ऑब्टेन कर सकते हैं आप जब ट्रांसमीटर के पास भी CSI है, रिसीवर के पास भी CSI है और ट्रांसमीटर पावर एडाप्टेशन करना चाहता है। तो पहले हमें यह निकालना पड़ेगा इस केस में थ्रेशोल्ड की वैल्यू गामा 0 कितनी है। जब हमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम पावर एलोकेट करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हमने देखा है किस तरह से बेसिकली थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोगों ने इक्वेशन जो अगर आप देखोगे 3.12, अगर इसको सॉल्व किया, क्योंकि हमें गामास की वैल्यू मालूम है, पीडीएफ्स मालूम है, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है, 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा I फॉर I इक्वल टू 1 to 3
मल्टीप्लाइड बाय द पी वाई। अगर इसको सॉल्व किया क्योंकि हमें गामा 1 की वैल्यू मालूम है, गामा 1, गामा 2, गामा 3, और हमें प्रोबेबिलिटी भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा 3, ये हम तीनों सॉल्व कर लेंगे तो हमें गामा 0 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें गामा 0 की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम इससे कंपेयर करेंगे वीकेस्ट लिंक के साथ, फिर हम चेक करेंगे गामा 0 की वैल्यू क्या वीकेस्ट लिंक से ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो बेसिकली गामा 1 पे कोई पावर एलोकेशन नहीं होगा, तो हमें फिर से वापस से गामा 0 की वैल्यू वापस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम आरंभ करते हैं ये न्यूमेरिकल। तो जैसे मैंने बताया पहले हमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम आसानी से इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो ऑप्टिमल वाटर पावर फिलिंग इज वाटर फिलिंग। जैसे मैंने बताया कि अगर ट्रांसमीटर पावर एडेप्टेशन करना चाहता है तो ऑप्टिमल पावर लोकेशन जो होगा वो वाटर फिलिंग होगा। जब ज़्यादा एसएनआर होगा आप ज़्यादा पावर दोगे, और कम एसएनआर होगा तो कम पावर दोगे एक थ्रेशोल्ड तक, और थ्रेशोल्ड के नीचे गया एसएनआर तो आप कोई पावर एलोकेशन नहीं करोगे। तो हमें पहले गामा 0 निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन हम लास्ट स्लाइड में देखा कि गामा 0 हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमने इसको सॉल्व किया, जो इक्वेशन 3.12 में डिस्क्रीट वर्जन है इसका, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है, अगर हमने इससे सॉल्व किया तो हमें जो इसकी वैल्यू जो मिल रही है 1 अपॉन गामा 0 की वो वैल्यू आ रही है 1.13। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, पहले वही जैसे मैंने बताया कि अगर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें मिल रही है 1.13 इज इक्वल टू 0.89। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, तो इसमें आप देख सकते हो अगर मैंने ये इक्वेशन जो लास्ट स्लाइड में देखा उसको यूज़ करके उसको सॉल्व किया तो गामा 0 की वैल्यू 1.13 आ रही है और उसकी जो वैल्यू आ रही है 0.89। तो हम पहले चेक करते हैं जो गामा 0 की वैल्यू है 0.89, वो हम अगर गौर से देखेंगे गामा 0 की जो वैल्यू है 0.89 वो गामा 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी। बेसिकली हम क्योंकि गामा जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है गामा 1 से ज्यादा है, यानी गामा 1 पे कोई पावर एलोकेशन नहीं हो सकता। क्योंकि गामा 0 की जो वैल्यू है वो 0.89 है और गामा 1 की जो वैल्यू है वो 0.8333 है। इसकी वैल्यू 0.89 है, तो गामा 0 की जो वैल्यू है वो गामा 1 से ज़्यादा है, तो गामा 1 को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें वापस से ये कैलकुलेशन गामा 0 के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गामा 1 को कोई पावर एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो वीकेस्ट लिंक है और उसकी जो वैल्यू है वो गामा 0 से कम है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा है, गामा 0 की जो वैल्यू है वो गामा 1 से ज़्यादा है, तो इट इज इनकंसिस्टेंट एंड चैनल शुड ओनली बी यूज फॉर एसएनआर अबव द कट ऑफ वैल्यू। क्योंकि इनकंसिस्टेंट है और चैनल हम एज पर ऑप्टिमल वाटर फिलिंग चैनल सिर्फ उसी स्टेट्स के लिए यूज करना चाहिए जहां पर आपकी एसएनआर वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो हम लोग वीकेस्ट लिंक को पहले ओमिट करते हैं, तो हम हटा देते हैं, जो गामा 1 है उसे हम हटा देते हैं और वी ऑब्टेन अ कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ गामा 0 विद दिस इक्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, गामा 0 को हटा के और फिर सेम जो एक्सप्रेशन है जो हमने यहां देखा था उसे हम अब i इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा i और p गामा i। तो डिफरेंस इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कि हम पहला स्टेट जो है गामा 1 उसे ओमिट कर रहे हैं और फिर से हम थ्रेशोल्ड निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू आती है वो 1 अपॉन अगेन 0.9 अपॉन 0, ये कुछ 0.89 के आसपास है। 0. तो मैं उसे ट्रंकेट करके 0.89 ही ले रहा हूं और ये वैल्यू देखोगे ये गामा 2 से भी कम है और गामा 3 से भी कम है। तो नाउ वी आर कंसिस्टेंट। पहले केस में हम इनकंसिस्टेंट है क्योंकि गामा 1 की वैल्यू गामा 0 से कम थी। अब मैंने सिर्फ गामा 2 और गामा 3 का ही प्रयोग किया और सिंस जो थ्रेशोल्ड निकल के आ रहा है वो गामा 2 और गामा 3 से कम है, तो नाउ इट्स इनकंसिस्टेंट। नाउ वी कैन डू ऑप्टिमल वाटर फिलिंग। तो हम इसके बेसिस पे ऑप्टिमल वाटर फिलिंग कर सकते हैं। तो ये 0.8 इसके बेसिस पे हम ऑप्टिमल वाटर फिलिंग किस तरह से करेंगे, जैसे हमने देखा था कि पहले एसएनआर की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा 1 पहले इसके लिए आएगा और सेकंड एसएनआर के लिए 1 अपॉन गामा 0 माइनस 1 अपॉन गामा 2। तो इसके बेसिस पे हम जब पावर लोकेशन करते हैं तो हम ऑप्टिमल वाटर फिलिंग कर सकते हैं। तो कैपेसिटी चैनल इस तरह से निकाल सकते हैं हम।
तो बेसिकली अगर आप कैपेसिटी का इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन 3.11 का प्रयोग करके हम ये कैपेसिटी का सम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो 3.11 का प्रयोग करके हमें को कि गामा की वैल्यू पता है, हमें गामा की वैल्यू पता है और हम सिर्फ 2 स्टेट्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो C पहला स्टेट में B log 2 gamma 1 by gamma 0 P of gamma 1 plus B log 2 gamma 2 by gamma 0 P of gamma 2। अगर मैंने इस तरह से सॉल्व किया तो हमें कैपेसिटी की वैल्यू निकल जाएगी, वो अराउंड 200.82 किलोबिट्स पर सेकेंड है। तो अगर आप गौर करोगे ये कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो हमने जब रिसीवर कैपेसिटी में निकाली थी, ओनली रिसीवर एज द CSI, उससे थोड़ी ज्यादा है। जो हमने जो रिसीवर CSI की जो वैल्यू निकाली थी उससे थोड़ी ज्यादा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कैपेसिटी विथ ऑप्टिमल वाटर फिलिंग इज ग्रेटर देन कैपेसिटी विथ फीडिंग ओनली RX CSI। अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं इस केस में, तो बेसिकली जो टॉप मोस्ट कैपेसिटी आती है वो AWGN की आती है फॉर सेम एवरेज SNR जो हमने पढ़ा था। उसके बाद आता है आपकी कैपेसिटी ऑप्टिमल वाटर फिलिंग की, जो हमने देखा जहां पर आप पावर अडेप्टेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप कैपेसिटी निकाल रहे हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटी फीडिंग की और उसके बाद आता है कैपेसिटी विद आउटेज की। ओके, जब ये दोनों केस में रिसीवर CSI है, इस केस में रिसीवर एंड ट्रांसमीटर दोनों के पास CSI है और AWGN बेसिकली नॉन फीडिंग केस है। तो ये बेसिकली आपको एक सॉर्ट ऑफ समरी देता है कि आपकी कैपेसिटी की वैल्यू किस तरह से आप निकाल सकते हो व्हेन ट्रांसमीटर रिसीवर बोथ हैव द CSI। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि ऑप्टिमल वाटर फिलिंग के साथ आप एक कैपेसिटी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो जब ट्रांसमीटर के पास CSI है, और डिपेंडिंग अपॉन द चैनल स्टेट आप किस तरह से पावर एलोकेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।